नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक बना चुके थे और आज हम अगला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे वाले जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम बारी बारी से बनाएंगे और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से आप लोग देखेंगे। एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा और एक एक स्टेप को ढंग से समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, बोर्ड स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, और LCM दिया है 306,657। इसका ज्ञात करना है LCM, यानी ये दोनों संख्या जो कोष्ट में दिया है, दोनों संख्या का क्या दिया है, HCF दे दिया है और इसका क्या ज्ञात करना है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये बहुत लगभग कहा जाए तो बिहार बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा देता है, जैसे कि हमेशा लगभग एग्जाम में देता है। इस क्वेश्चन को लगभग VVI में रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, VVI क्वेश्चन में ये आता है। इसका इस तरह का क्वेश्चन चाहे जो एग्जाम में देगा इस पर आधारित यही क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि HCF दिया है 306,657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, इतना दिया है और कह रहा है कि LCM 306,657 बराबर हुआ है। यानी ये दोनों संख्या आप लोगों को ध्यान में रखना है, देखना है कि HCF यानी ये दोनों संख्या का HCF कितना दिया है, 9 दिया है और LCM इसका क्या कहते हैं, 306,657 का क्या ज्ञात करना है, हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो पिछली क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को जब जांच करना था उसको HCF और LCM निकालने के लिए बाद जो दिया था उसको जांच करना था कि दिया था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF या HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, तो वही सूत्र जो होता है वही इसमें कारीगर करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है, HCF गुणे LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, सूत्र क्या होता है, HCF गुणे LCM होता है। तो यहाँ पर बताइए कि दो संख्या जो दिया है हमारा, दो संख्या कौन कौन दिया है, 306,657 दिया है। तो लिखेंगे 306, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या ये है तो गुणनफल करा है तो दोनों का गुणा करेंगे 657। ठीक है, बराबर HCF के स्थान पर HCF जितना दिया है उतना देखेंगे। तो HCF कितना दिया है, दोनों का HCF कितना दिया है, 9। तो HCF के स्थान पर कितना रख देंगे, 9। ठीक है, अब गुणे LCM। चलिए अब आते हैं, ये इस साइड में गुणा में है 9, इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 306 गुणे 657, अब बाटा में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बराबर क्या बचेगा, LCM। ठीक, LCM बचेगा। तो अब बताइए, यहां से इसको कटा भी सकते हैं, करेंगे 9 7 63, कितना बच गया, 2 9 3 27, तो हो गया कितना, 306 गुणे 73 बराबर LCM। ठीक है, यहां तक दिक्कत। जैसे संख्या में दिया है कि दोनों संख्याओं का HCF दिया है 9, LCM ज्ञात करना था। तो हम पिछले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसमें दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, तो HCF गुणे LCM जो होता है दो संख्या का गुणनफल होता है, दोनों संख्या का गुणा कर दिए और बराबर HCF जितना दिया था उतना रख दिए और LCM के स्थान पर LCM रख दिए। इसके साथ एक गुणा में है। ठीक है, इसके साथ एक क्या चीज में है, गुणा में है। इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो 306 गुणे 657 बाटा में 9
बराबर एलसीएम। तो अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब हम 306 और 73 में जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22,338। 22,338 बराबर, इधर एलसीएम है तो एलसीएम, ठीक है। और या इसको पहले लिख दीजिए, इसको इस साइड में लिख दीजिए। एलसीएम क्या लिख सकते हैं आप, एलसीएम 306,657 बराबर 22,338। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहीं दिक्कत, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या, ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए, ठीक है, संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन को एक बार फिर से बोल रहे हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या 6 के पावर, किसी प्रकृत संख्या जो है n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो इसको हमें की जांच करना है कि जो होगा, ये जो संख्या दिया है, कह रहा है कि 6 के पावर n, ठीक है, 6 के पावर n जो है, ठीक है। और जहां पर कह रहा है कि n जो है, n क्या है, एक प्रकृत संख्या है। n क्या है, एक प्रकृत संख्या है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि प्रकृत संख्या n के लिए, यानी n जो है क्या है, एक प्रकृत संख्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसका एक नियम होता है कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या दिया रहता है और हमें पता करना हो कि वो संख्या 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो सबसे आसान विधि मैं बता रहा हूँ कि जो संख्या दिया है, ठीक है, कोई संख्या इसमें कितना है, 6 है, 6 दिया है, तो 6 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब इसका करेंगे हम लोग, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि यह 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो करेंगे इसका, तो 2 से करेंगे 3, यानी 6 का गुणनखंड किए तो कितना है, 2 गुणे 3 आ गया, ठीक है। तो किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जब इसका गुणनखंड किया है तो कितना है, 2 गुणे 3 आया है, 2 गुणे 3 आया है, ठीक है। तो जब इसका गुणनखंड किया है हमारा 2 गुणे 3 आ गया। तो किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए, ठीक है, एक नियम होता है, एक शर्त होता है कि जब उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, जब अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए तो वो होना चाहिए 2 और 5। क्या, यानी गुणनखंड, जैसे कि यहाँ पर अगर 2 गुणे 3 आया है और गुणनखंड करने पर केवल क्या आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 आया है और क्या आ गया है, 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 है। लेकिन किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो उसको कितना आना चाहिए, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 2 गुणे 5 के रूप में आना चाहिए। तो इसमें 2 गुणे 5 आ रहा है नहीं ना, तो ये क्या है, 6 के पावर n जो है, n प्रकृत संख्या के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन में फिर से एक बार देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि जांच कीजिए कि, ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, नहीं। आप लोग को दिखा दिए क्यों नहीं, नहीं, क्योंकि 6 की पावर n,
का अभाज्य गुणनखंड दो गुणे तीन है। ठीक है, नहीं, क्योंकि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुणे 3। 2 गुणे 3 है ना, 2 3 6 आ जाएगा। लेकिन किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कि लेकिन किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ? जांच हो गया। तो ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से आप लिख देंगे कि नहीं, क्योंकि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा। और लेकिन एक नियम के अनुसार, नियम जो होता है कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए तो क्या होना चाहिए? उसका अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालेंगे तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ से ही साबित हो सकता है कि 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। किसके लिए? जब n प्रकृत संख्या होगा तो। ठीक है, चलिए अगर इसी को मान लीजिए एक और विधि से मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड से मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 6 के पावर n, ठीक है, हमें क्या बताना? 6 के पावर n, और जहां n बराबर कह रहा है कि प्रकृत संख्या है। n बराबर क्या है? प्रकृत संख्या है, यही ना? n बराबर कितने दिया है? प्रकृत संख्या है। तो यही कह रहा है कि 0 पर ये समाप्त होगा कि नहीं, हमें जांच करना है। तो बताइए, प्रकृत संख्या हम पहले के क्लास में, पहले वीडियो में बता चुका हूं कि प्रकृत संख्या क्या होता है। तो प्रकृत संख्या आप लोगों को पता होगा कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, तो n बराबर कितना हो सकता है? अब आप ही लोग बता सकते हैं कि जब n प्रकृत संख्या है तो n का मान कितना हो सकता है? ये तो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। अब बताइए, 6 के पावर n यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, 6 के पावर n जब हम लिख दिए तो n बराबर, बारी बारी से वैल्यू रखिए आप लोग n के स्थान पर। तो n का स्थान पर एक बार 1 रखेंगे। ठीक है, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, जब n बराबर 1 रखते हैं तो आप लोग देखिए 6 के पावर n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 6 एकम 6 हो गया। जब n बराबर हम रखते हैं 2, कितना? n बराबर 2 रखने पर, तो बताइए 6 के पावर n जो है n बराबर 2 रखते हैं तो बताइए अब 6 गुणे 6 हो जाएगा, 6 के 36। पहला बार में जब रखे हैं तो कितना आया? 6। दूसरा बार 2 रखे हैं तो कितना आया? 36। अब n बराबर एक बार 3 रखिए, n बराबर 3 रखने पर, जब n बराबर हम 3 रखते हैं तो अब बताइए आप लोग 6 के पावर 3 हो जाएगा, 6 गुणे 6 तो बराबर कितना हो जाएगा? 6 के 36, और 36 में 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216। तो आप लोग को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा होगा कि जब n बराबर 1 रखते हैं, 2 रख रहे हैं तो 36, 1 रखे हैं तो 6 आया, 2 रखे हैं तो 36 आया, और 3 रख रहे हैं तो 216। तो यहाँ पर इससे साबित होता है कि जब हम संख्या का मान, n का मान रख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो आप लोग संख्यात्मक मान क्या हो रहा है?
n का मान जब रख रहे हैं तो संख्यात्मक मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि 1 रखे हैं तो 6 आया है, 2 रखे हैं तो 36 आया है, 3 रखे हैं तो ये 0 से दूर भाग रहा है कि 0 करीब जा रहा है? 0 से दूर भाग रहा है, तो ये 0 पर कभी समाप्त हो सकता है? नहीं। तो यहां पर लिख देंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि n, ठीक है, क्वेश्चन में लिख सकते हैं प्रकृत संख्या का मान रखने पर, क्योंकि n का मान रखने पर संख्यात्मक मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, संख्यात्मक मान बढ़ रहा है, ठीक है। अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। हो गया, ठीक है। या तो ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो इस विधि से भी बना सकते हैं। कोई भी विधि अच्छा लगे उसको आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ठीक है, इसको हमें बताना है कि आखिर भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, ठीक है, भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है उसमें मैंने डाला हूँ भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो उसमें भाज्य संख्या को बताया था कि वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और उसके अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए 4 है, तो हमें पता करना है 4 भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 4, देखिए 4 या तो 1 से कट सकता है, कटेगा, या तो 4 खुद 4 से भी कट सकता है, और नहीं तो इसके अलावा 4 2 से भी कट जाएगा। यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या या तो 1 से कटे, नहीं तो अपने आप से कटे और उसके अलावा किसी और संख्या से भी कटे, तो उस तरह के संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में हमें जो दिया है उसको बताना है क्या कि भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो देखिए ध्यान देंगे, कह रहा है कि इसको करना है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, और इधर है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यानी दोनों को हमें बताना है कि आखिर ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, ठीक है। ध्यान देंगे, ये दोनों में बताइए, प्लस यहाँ पर प्लस है, प्लस के इधर और प्लस के उधर, दोनों में क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट का मतलब माने दोनों तरफ क्या ऐसी संख्या है? इधर भी 13, इधर भी 13, इसमें क्या है? प्लस के इधर क्या है? 5, प्लस के इधर 5 है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, इधर कॉमन लेंगे 13, ठीक है, 13 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस इतना होगा। और इधर क्या है? 5 जब कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 होगा। 5 नहीं, 5 तो यहाँ पर 5 ले लिए, तो क्या बचेगा? 1, ठीक है। अब देखिए ये जो संख्या है, ये संख्या कितना से विभाजित हो रहा है? 13 से विभाजित है, तो लिखेंगे यह
यह संख्या 13 से विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, और ये संख्या किससे विभाजित है? 5 से है। ठीक है, 5 से विभाजित है ना। कहने का मतलब जो कॉमन हुआ है, कोई भी संख्या हो, जब कॉमन उसमें से जो संख्या निकलता है और उस संख्या जो होता है जिसमें वो कॉमन निकाला जाता है, जैसे 5 है, ठीक है, 5 कॉमन हुआ है, तो ये जो इससे जो संख्या बनेगा वो 5 से विभाजित होगा। तो क्या है, यह संख्या जो है किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है ना। यह संख्या 5 से विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। देखिए, इसको बहुत सारा बनाने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, अपना अपना अलग अलग विचार है इसको हल करने का। ठीक है, तो चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें किसी भी तरह का डाउट है? चलिए ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, ठीक है, और इसके चारों ओर कह रहा है कि चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, ठीक है, मैंने जो चल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट जो है दोनों का एक ही जगह पर है। ठीक है, तो चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितना समय पर दोनों एक जगह पर ही मिलेंगे, कितना मिनट बाद। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार, एक खेल के मैदान है, इसके चारों ओर क्या है? वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार मतलब एक गोल पथ है। ठीक है, गोल क्या है? एक पथ है। जैसे दौड़ने वाला आप लोग दौड़ते होंगे तो एक गोलाकार होता है। ठीक है, तो क्या होगा? कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए बीच में क्या है? खेलने वाला क्षेत्र हो गया हमारा, और किनारे किनारे एक वृत्ताकार क्या हो गया? पथ हो गया। ठीक है, ये हमारा वृत्ताकार क्या होगा? पथ हो गया। ये दौड़ने वाला है जो जगह है ना, यही क्या हो गया? दौड़ने वाला हमारा क्या हो गया? जगह होगा। और बीच में क्या है? हमारा खेलने वाला क्षेत्र हो गया, जिस क्षेत्र में हम लोग खेलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की कोई लड़की है। ठीक है, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ से दौड़ स्टार्ट करता है। कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की लड़की कोई है, जब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है तो जब एक चक्कर यहाँ से जाकर यहाँ पर आती है तो कितना लगता है उसका? एक चक्कर लगाती है कितने मिनट में? नहीं, जब देखेंगे सोनिया नाम के जो लड़के है, एक चक्कर जब पूरा करती है तो कितना मिनट में करती है? 18 मिनट में। 18 मिनट में करती है। ठीक है, अब ध्यान देंगे। और कह रहा है उसके बाद में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और कह रहा है कि यह भी शर्त भी दिया है कि दोनों जहां जब दौड़ रहे हैं तो दोनों एक ही स्थान से दौड़ रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर रवि है और यहाँ से ये दौड़ना स्टार्ट करता है, तो दौड़ेगा तो क्या होगा? जब एक चक्कर ये पूरा करता है कितना मिनट में?
रवि जो है, रवि एक चक्कर जब पूरा करता है वो उसको पूरा करने में, इस राउंड का एक चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट। ठीक है, कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। तो अब बताइए आप लोग, जब यहां पर ध्यान देंगे, कह रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर थे, एक ही स्थान से दौड़ा है, इधर ये भी दौड़ा है, जैसे कि सोनिया यहाँ से स्टार्ट की है, रवि भी यहाँ एक ही समय पर दोनों स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब बताइए कि कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी एक ही दिशा का मतलब इधर से ऐसे दौड़ रहे हैं, या तो इधर से ऐसे भी दौड़ सकते हैं, यानी जो दौड़ रहा है दोनों एक ही दिशा की ओर दौड़ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जब सोनिया को एक चक्कर पूरा करती है 18 मिनट लगता है, और रवि जो दौड़ता है तो उसको एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना मिनट के बाद वे दोनों एक दूसरे यानी एक ही जगह पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी पुनः इसी स्थान पर कितना मिनट के बाद मिलेंगे। तो ध्यान देंगे। अब बताइए यहाँ पर सोनिया को एक चक्कर जब लगाती है तो कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। ठीक है, और दूसरा चक्कर जब लगाएगी तो कितना मिनट लग जाएगा? जब पहला में लग रहा है 18 मिनट, तो दूसरा जब चक्कर पूरा करेगी तो कितना हो जाएगा? 36 मिनट लगेगा। ठीक है, तीसरा जब पूरा करेगी 54 मिनट लगेगा ना। चौथा जब पूरा करेगी तो पांचवा करेगी, छठवा करेगी, तो इसी तरह से 18-18 मिनट क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा ना। तो चौथा राउंड कितना मिनट में लगेगी? 72। अब बताइए रवि यहाँ पर, रवि जो है, रवि एक चक्कर जब लगाता है तो कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। दूसरा चक्कर लगाएगा तो कितना लगेगा? 24। तीसरा लगाएगा तो 36। चौथा लगाएगा तो, पांचवा लगाएगा तो 60। यानी देखिए जब सोनिया जो है एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट लगता है, दूसरा 36 मिनट, तीसरा 54 और चौथा 72। और रवि जब लगाता है पहला चक्कर तो 12 मिनट, दूसरा कितना? 24, तीसरा 36, 48, 60, यानी ये मिनट में है। ठीक है, मिनट में क्वेश्चन में भी दिया है मिनट में। तो बता कह रहा है कि वे कितने मिनट के बाद दोनों एक ही स्थान पे, यानी ये इसी जगह पर मिलेगा। तो अब बताइए दोनों में देखिए तो यहाँ पर ये मिनट निकला है ना, पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कितना कितना दूसरा का चक्कर कितना मिनट में मारे? 36 मिनट में। ये तीसरा का राउंड 3 राउंड मार दे रहा है कितना समय में? 36 मिनट में। यानी दोनों का समय एक ही जगह, कौन सा समय है जो बराबर आ रहा है? देखिए तो दोनों में कौन आ रहा है? 36 आ रहा है कि नहीं? 36। यानी अतः हम कह सकते हैं कि वे दोनों कितने मिनट के बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद। तो चलिए इसका बनाने का जो तरीका है, बनाने के तरीका से बता सकते हैं जिसे, तो इसके दोनों को निकालना है हमें। 36 मिनट कैसे आएगा ना, तो दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम निकालने का, एलसीएम 18, 12। तो आप लोग बताइए 18 का करेंगे तो कितना होगा? 2 गुणे कितना? नहीं, 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। और 12 को करेंगे तो कितना होगा? 2 गुणे 3। ठीक है, तो बताइए जो मिला है मिला देंगे यहाँ पर। मैंने बताया हूँ, पहले भी बताया था कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। एलसीएम हो गया, तो अब देखिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो दोनों में जो मिला है उसको ये लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी दोनों में मिला है ना 2-2, तो इसको ये लिख दिए। 3-3 मिला है। ठीक है, अब जो नहीं मिला है उसको पूरा गुणेंगे, 3 गुणे 2 तो करेंगे कितना हो? 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 6 के 36। ठीक है, अतः कह सकते हैं कि वे दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक
स्थान पर क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, किसी भी तरह की दिक्कत, चलिए। और यहाँ पर देखिए खेल का मैदान है। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।